sir. शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिष्टदुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुक्रविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं Good evening, everyone. Today we are going to talk about Amdosha Chikitsa. The problem in Ayurvedic study, the most of the thing, as I already told you, in Sutra Rupa. और वो जो सूत्र रूप में है उसको इलेबोरेट करने की जहमत उठाने का जहमत जो है वो मतलब बहुत से कम लोगों ने उठाई। अगर किसी ने कहा भाई आम दोष की चिकित्सा क्या है तो वो लंघन दीपन पाचन, पर ये नहीं सोचा कि कैसे होगा, वो क्या होगा, किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से करना है। तो आज हम आम दोष चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं। It's very easy to say Langan, but it's very difficult to do Langan, apply Langan, and obtain the result from Langan. It's my personal experience as a patient and as a Vaidya. किसी भी व्यक्ति को उपवास पर रखना या स्वयं उपवास पर रहना, या दोनों ही चीजें जो हैं वो मेरी समझ में जो है वो बहुत कठिन है। आमदोष जो है इसकी चिकित्सा बहुत ही क्रिटिकल है, और अगर हम इसको समझते हैं सही तरीके से तो हमें क्या समझना होगा कि भाई सिंपल और कॉम्प्लेक्स आम दोष के स्वरूप किस किस आधार पर हमको दूसरे इन्वॉल्वमेंट के आधार पर दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर हमें चिकित्सा करनी चाहिए। चरक कहते हैं कि भाई आपने एक्यूट आम कंडीशन में किसी भी औषध का प्रयोग नहीं करना, यानी व्याधि जैसे ही प्रारंभ हो रही हो, व्याधि के प्रारंभ में किसी भी प्रकार की औषध का प्रयोग नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि रोगः सर्वेऽपि मंदाग्नि
सूत्रां रोगः सर्वेऽपि रोगः सर्वेऽपि मंदाग्नि सूत्राम उदराणी च, इस तरीके से वाग्भट्ट ने लिखा है। तो अब क्या है कि व्याधि हुई क्यों? क्योंकि अग्नि जो थी वो मंद थी, मंदाग्नि थी। इनएफिशिएंसी ऑफ अग्नि even to digest and assimilate the drug. So, if you administrate the drug in the प्राक अवस्था or arm level or initial phase, you can't get the result even though the drug becomes toxic. और ऐसा आपने देखा होगा अपनी चिकित्सा में भी, क्योंकि कोई भी जो है वो इस प्रकार का विचार नहीं करता। आया व्यक्ति और व्यक्ति की उसने आपके सामने दिखाया कि भाई मुझे ये रोग है, और आपने उस रोग के आधार पर चिकित्सा जो है उसको लिख दी। उसका आहार, उसका विहार, उसका निदान किस तरीके से संप्राप्ति भंग करेंगे। एक बात और कि इनिशियली मतलब मुझे ऐसा रहता था कि भाई सब लोग कहते थे कि संप्राप्ति विघटन, संप्राप्ति विघटन करना है, और मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये क्या मतलब, क्या कैसे होती है संप्राप्ति विघटन, और ये संप्राप्ति का मतलब चक्र क्या है। भाई पेशेंट आया, दवाई दो और वो ठीक हो जाए, परंतु ऐसा नहीं है। आपने बहुत सी व्याधियों में सबसे पहले तो आपको कट आउट करना पड़ता है। कट आउट का मतलब कि जो बाहर से सप्लाई आ रही है उसको बंद कर दीजिए, और उसका ही नाम लंघन है। क्योंकि जो भी बाहर से आ रहा है वो अंदर जाकर डाइजेस्ट न होकर विविध स्वरूप लेकर विष बन जाता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि सर्वथा पथ्य यानी कि लंघन पर डाल देते हैं किसी पेशेंट को, और ऐसा भी कहा गया है। वाग्भट्ट ने तीन कंडीशन हमारे सामने प्रस्तुत करी। पहली थी लंघन। यदि दोष मृदु स्वरूप में हो, भरे हुए हो, तो मात्र लंघन से ही काम चल जाता है। लंघन एवं पाचन, यदि दोष मध्यम रूप से भरे हुए हैं तो उस अवस्था में लंघन एवं पाचन, और यदि दोष अत्यधिक बड़े हुए हैं, बहुदोष अवस्था है, तो दोषावसेचन, दोषों को अवसेचन बाहर निकालना है। यह तीन जो है क्लासिफिकेशन जो थे आम दोष को ट्रीट करने के, वो महर्षि वाग्भट्ट ने बतलाए। लंघन, लंघन पाचन एवं दोष अवसेचन, दोषावसेचन। अब आम चिकित्सा also differs according to the involvement of the associated dosh after arm joints with the dosh. आफ्टर आम चिकित्सा जो है वो अब मात्र आम है या विशेषण ऑफ दोष भी साथ में है, इस बात को थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। जब आम जो है वो साम दोष के साथ जुड़ जाता है, आम के साथ जुड़ जाता है, विशेषित दोष जो है वो जो है आम के साथ जुड़ेगा, तब हम क्या कहेंगे, साम गुण। और क्या अब हमें ये देखना पड़ेगा
कि जो जनरल लाइन ऑफ आम चिकित्सा इज केपेबल of containing the disease, we have to take consideration of doshas in the treatment. Sometimes it difficult when dosh and am gun are at different pole. और उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि जिसकी सबसे ज्यादा बात की जाती है, आम और वात, ये दोनों ही डिफरेंट पोल पर हैं. That's why it's very difficult to treat amvat because am and vat both have विरुद्ध उपक्रमित गुण. आम की चिकित्सा यदि आपको करनी है तो आपको वात कारक चिकित्सा करनी होगी. और अब आपने क्या किया कि वात जो जुड़ा हुआ है उसकी चिकित्सा यदि अब आम को खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वात कारक औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, रूक्ष औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, उष्ण औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली वात को बढ़ा देता है. और वात के गुण हम देखें तो वहां पर वो डिफरेंट, उसका उल्टा है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट आम वात व्हेन द आम and dosh have on different pole, अलग अलग ध्रुव पर रहें तो उस अवस्था में चिकित्सा करना जो है वो अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में विरुद्ध उपक्रमित ऐसा हमको सिद्धांत बताया गया, परंतु वो लागू नहीं हो पाता, क्योंकि एक को चिकित्सित करो तो दूसरा बढ़ जाता है और दूसरी की चिकित्सा करो तो पहला बढ़ जाता है, और उस विशेष साइकिल में फंसकर आदमी रह जाता है. Moreover, in some condition we may not be able to eliminate the dosh with shodhan karam, since it is a tantumay abhisandhi पिछल गुण which engulf the dosh. आम का जो गुरु गुण है, जो अभिसंधि तंतुमय और पिछल गुण है, वह दोष को चारों ओर से घेर लेता है, निगल लेता है. Hence it is mandatory to uncover with pachana dravya or wait up to आम विलयन and then go for दोष निर्हरण. तो एकदम दोष निर्हरण पर नहीं जाना. सबसे पहले तो जो तंतुमयता है, जो पिछलता है, जो अभिसंधि गुण है, जिसने की दोष विशेषित दोष को चारों ओर से घेर लिया है, इंगल्फ कर लिया है, उसको मुझे हटाना पड़ेगा. यानी आम प्लस दोष इज इक्वल टू साम गुण, और आम चिकित्सा प्लस दोष चिकित्सा. अब ये मुझे अलग अलग करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो, और अब वहां पर दिक्कत कहाँ आ जाएगी, दिक्कत वहां हो जाएगी जहां पर आम की चिकित्सा जो है वो, जैसे कि आम बात में मैंने आपको बताया कि वो वृद्ध उपक्रम हो जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू स्थान संशय, इस बात को थोड़ा सा ना बहुत ध्यान से समझना आप, कि मैंने आपको बताया था कि कोष्ठ जो है, यानी कि जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहां पर यदि अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है तो वह स्थूल आमरस की संज्ञा प्राप्त करता है. और उसको हम ऊर्ध्व या अधो मार्ग से बाहर निकाल सकते हैं, और आसन्न मार्ग निर्हरित, यानी कि यदि आम अमाशय में है
तो आप वमन करा दीजिए, और यदि पक्वाशय में है तो विरेचन करा दीजिए। ये कोष्ठ में है। स्थूल आमरस की कंडीशन में आपको क्या करना है कि ऊर्ध्व या अधो मार्ग से आपने दोष को निकाल देना है। सर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करूंगा, 10 सवा 10 बजे। अब हमने ये कहा था कि जो पच नहीं पाया जीआईटी के लेवल पर, उसको तो हम तुरंत बाहर निकाल देंगे। अब यहां सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जो आम की कंडीशन होती है वह उत्क्लेश अवस्था में होती है ना। तो हम तुरंत जो है वो दोष को ऊपरी ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से निकाल देते हैं। इसमें आपने आपने ये नहीं करना, क्या नहीं करना, कि आपने दीपन नहीं करना, आपने पाचन नहीं करना, आपने रूक्षण नहीं करना, आपने स्नेहन नहीं करना, आपने स्वेदन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि दोष जो है वो कहां पर है? कोष्ठ में ही है। तो यानी कि आपको शाखा से कोष्ठ में लाने की प्रोसेस नहीं करनी। आपको पता चल गया कि दोष अमाशय में पड़ा हुआ है, या आपको पता चल गया कि दोष पक्वाशय में पड़ा हुआ है। तो जब दोष अमाशय या पक्वाशय में आपको मालूम पड़ गया पड़ा हुआ है और उत्क्लेश अवस्था में है, तो तुरंत ही सद्यो वमन दे दीजिए या सद्यो विरेचन दे दीजिए। तो तुरंत ही जो है वह आप आम दोष का निर्हरण कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है सूक्ष्म अन्न रस की, तो जो सूक्ष्म अन्न रस आमरस है वह रस है जो कि किसी यदा कदा किसी तरीके से जो है वो माइक्रोविलाई के द्वारा एब्जॉर्व हो गया, और जब वह एब्जॉर्व हो गया तो वो सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में। अब डिपेंड ये भी करेगा कि वो सर्कुलेट सारी बॉडी में कर रहा है या किसी एक जगह पर चला गया है। प्रसर अवस्था में वो किसी एक जगह में खवैगुण्यता को प्राप्त हो गया और दोष दूष समूर्छना को उत्पन्न कर रहा है, या वह सारे शरीर में व्याप्य है और प्रसरणशील है। तो हमको यह भी जो है वो देखना पड़ेगा। यानी कि आम की चिकित्सा करते वक्त मुझे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखना है, मोड ऑफ मैनिफेस्टेशन को देखना है, किस दोष का संसर्ग है उसको देखना है, स्थान संशय को देखना है, और नेचर ऑफ सीवियरिटी को भी देखना है। इस प्रकार से यह 5 चीज जो मैंने आपको दिखाई बताई हैं कि निदान, किस प्रकार से लक्षण हो रहे हैं, किस प्रकार के दोष का संसर्ग है, कहां पर दोष और दूष की समूर्छना हो रही है, और कहां पर उस दोष की जो उस व्याधि जो उत्पन्न हो रहे हैं या लक्षण है या रोग है उसकी उग्रता कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। इन 5 चीजों को मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे कुछ चीजों पर और विचार करना है कि किस स्टेज पर है आम, वह किस तरह से बना है, उसके कंपोनेंट क्या है, क्या प्लान है, किस तरीके से इंटरसेप्ट करेगा और व्हेन टू कम्बट, कब उससे लड़ना है। स्टेज ऑफ आम की अवस्था का मालूम होना है, किस प्रकार से उस आम का निर्माण हुआ है, उस निर्मित आम के घटक क्या हैं, और उससे हमें क्या लेना है और कब उससे लड़ना है, यह भी हमारी समझ में अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो हमको ये बता दिया क्या कि आ, हम सबको एक दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि जब आपको चिकित्सा करनी है, अब ये देखिए ये चिकित्सा जो है ये इसको एक, अब क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक प्लान में चल रहे होते हैं, ये हर हर लगभग 90% रोगों की चिकित्सा इसी तरीके से होती है। ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है।
कि आप रोगी को लंघन पर डाल दीजिए और लंघन के बाद पाचन और दीपन, लंघन के बाद शोधन यदि आवश्यक हो, और उसके बाद दीपन। इस प्रकार का जो है प्रोटोकॉल रहता है। तो हम सब जानते हैं कि लंघन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट इन विच उपवास इज प्रीमियर। The application of upvas treatment like अनशन, अल्पद्रव सेवन, etc. are to be prescribed according to the situation. If dosha utklesh is present, eliminate it from nearest possible outlet by applying the principle of shodhan chikitsa. And the next step is to put on दीपन पाचन द्रव्य. पाचन द्रव्य digest or opposite the exciting arm in situ, either in the coast or in dhatu. Then it is to be followed by deepan dravya administration at the larger stage to ignite agni and to break the cycle of arm production to prevent and replace of the disease. This is the general treatment. अब हमें एक एक पर थोड़ा सा विचार करना है. अब हमारे पास ये आ गया जी कि स्थूल आमरस और सूक्ष्म आमरस दो की हमने बात करी. तो स्थूल आमरस इज नथिंग बट प्योर आम, मल, in which condition body always try to eliminate it in either way. If it is in abundance at amashay, it naturally cause utklesh chardi, or if it in at adho amashay, it causes अतिसार. ये बॉडी की आप चाहें या ना चाहें एक बड़ी खूबसूरती है कि यदि उसको लगता है कि ये मल मुझे सूट नहीं कर रहा तो हल्लास होगा और आपको आमाशय में पड़ा हुआ जो है वो उल्टी हो जाएगी आपको, और जैसे उल्टी होगी आपको अक्सर ऐसा होगा कि रिलीफ लगेगा, या आपके पेट में हो रहा है तो तुरंत आपको 2-3 दस्त होकर और ठीक हो जाएगा. इसीलिए दोनों ही अवस्थाओं में कहा गया है कि यदि आपको उल्टी हो रही हो या आपको अतिसार या दस्त लग रहे हो तो प्रारंभिक अवस्था में दोषों को निकल दिए जाना चाहिए. ठीक है ना. अब उसके बाद हमको जो स्थूल आमरस है, जो जीआईटी है, उस जीआईटी को हमने क्या किया है कि 5 स्टेज में पहले रखा था कि अपक्व आहार था, फिर अपक्व आहार रस था, फिर रस शेषा जीर्ण था, फिर आहार रस प्लस दोष था, और फिर साम दोष था. 1, 2, 3, 4 और 5. और ये जो लास्ट वाली अवस्था है अपक्वमल, ये स्थूलांतर में. तो यदि अपक्व आहार अमाशय में है तो वमन करा दीजिए, अपक्व आहार रस अमाशय में है तो वमन कराइए. रस शेषा जीर्ण है, 24 घंटे में भी भोजन का पाचन नहीं हुआ, अमाशय में ही पड़ा हुआ है, सद्यो वमन करा दीजिए. आहार रस और दोष है, अमाशय में है तो सद्यो वमन करा दीजिए. साम दोष है तो वो स्थूल आंत्र में होगा, विरेचन क्रम करा दीजिए. अपक्व मल है, मल का पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा, स्थूलांत्र में पड़ा हुआ है, विरेचन क्रम करा दीजिए. दोष एवं पुरीष का संचय हो रहा है,
किस अवस्था में? स्तब्धता, पूर्ण कोष्ठता, पीताभासता, इस तरह की कंडीशंस आ रही हैं। तो लोकेशन कहाँ होगी? नाभि, कुक्षि और पार्श्व में। इस अवस्था में आप निरुबस्ती दे दीजिए। साम दोष विद कोष्ठ स्तब्धता, अनिल मूर्ता और उदावर्त की स्थिति है, तब कुक्षी और पार्श्व में दोष की आम की लोकेशन है, तब आपको स्वेदन, कर्म और फलवर्ती करना है। According to the severity of arm production and its nature of status, the best treatment is to eliminate the arm through the nearest passage. Since it is wish in nature, though the Shodhan Karma is only the best and easy way to eliminate sthula amras, it becomes difficult to eliminate it when it is possesses more abhishandi and pichil gun. Due to these guns, arm adheres to the gastrointestinal mucosa, causing stroto avrodh, by which vat is impaired, leading to inhibition of intestinal movement, resulting in kost stabdata, ulcer, danda ulcer condition. And we know, I already told you, this stage is also known as Udavart in milder form. अब आपको मैंने ये स्टेजेस बता दी कि आपको आमरस में क्या करना है। सद्योवमन से तुरंत आपको लाभ मिल जाएगा यदि कोष्ठ में है आम की स्थिति। और कोष्ठ में भी कैसे करना है आपने कि भाई अमाशय में है, पश्चिमानाशय में है और पक्वाशय में। उस आधार पर आपने तय करना है कि मुझे क्या करना है। अब फलवर्ती, इसको मैं काफी यूज करता हूं और ये सबसे ज्यादा अपने आप इसको हम बनाते हैं, या इसको आप जैसे आपने देखा होगा ना, क्योंकि हम क्या करते थे कि जब मैं जामनगर में था तो हम ग्लिसिन सपोजिटरी बच्चों को देते हैं जैसे, या डाइक्लोफेनिक सपोजिटरी भी जो है आती है वो भी दिया करते थे। फिर हम जो क्या करने लगे कि वात अनुलोमक फलवर्तियां बनाने लगे, वात अनुलोमक औषधियों को मिलाकर घी में चुपुड़कर और उसको जो है गुदा मार्ग से अंदर प्रवेश करा देते थे, जिसके फलस्वरूप क्या होता था कि जो फलवर्ती है वो एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देती थी, और जैसे ही जो एनल स्फिंक्टर थे जो कि कॉन्ट्रैक्टेड थे वह रिलैक्स होते हैं तो फ्लैटस जो है वो पास हो जाता है, और जैसे ही फ्लैटस पास होता है कोष्ठ स्तब्धता, जो आपका पेट फूला हुआ था, अकड़ा हुआ था, वो रिलीव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वातानुलोमन प्रारंभ होता है, और जैसे ही वातानुलोमन प्रारंभ होता है डिसअपीयरेंस ऑफ अनिल मूर्ता, वात जो है वह उस जो विरुद्ध मार्ग में जा रही थी वह सही मार्ग में जाने लगती है, जिससे कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट सही तरीके से होने लग जाती है। और जब इंटेस्टाइनल मूवमेंट सही तरीके से होने लग जाती है तो ऑटोनॉमिक एलिमिनेशन ऑफ मल जो है वो अपने आप सही रूप से बाहर निकलता है। आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि यदि सृजन सही होगा तो विसर्जन भी सही होगा। विसर्जन, इसलिए विसर्जन में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले ये देखिए कि सृजन में क्या दिक्कत है, बनेगा सही तो निकलेगा सही। क्योंकि अगर आप सारी ताकत किसमें झोंक देते हैं कि भाई निकल नहीं रहा, तो आपने वो मॉडर्न वाले भी और हम भी दे हरित की, दे स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण और कुछ नहीं तो इच्छा भेदी रस, किसी भी तरीके से उस मल को निकालने में लगे हुए हैं। परंतु इस प्रकार की जब प्रोसेस जब हम करते हैं, तरीके को समझते हैं कि भाई हो क्या रहा है, तो ऑटोनॉमिक एलिमिनेशन ऑफ मल जो कि सामवात के जो समत्व के फंक्शन को रिस्टोर करता है,
और वातानुलोमन को सही तरीके से कराता है, वह फलवर्ती के द्वारा हम अटेन करते हैं। नंबर 2 आता है फलवर्ती के बाद स्वेदन कर्म। तो जब हम स्वेदन कर्म करते हैं, तो अब आप देखिए, सिंपल सी बात है कि या तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझना है आपने और ध्यान देकर समझना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही जो हैं वो बड़ी बड़ी चीजें करती हैं। स्वेदन कर्म जब आप करते हो किसी पर्टिकुलर जगह पर, मान लीजिए किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा जो है वो फ्रोजन शोल्डर हो गया, ठीक है ना, तो स्तब्धता की कंडीशन है और स्तंभन का उल्टा स्वेदन होता है। तो कहीं पर भी जहां पर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है वहां पर हम स्वेदन कराते हैं। तो जैसे ही स्वेदन हम करते हैं, तो आम का विलयन होने लग जाता है। फिर क्या होता है कि ये रिमूव्स विबंध एंड रिलैक्सिंग द स्फिंक्टर, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सीक्रेशंस जो हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वासो सॉरी एक मिनट, स्वेदन कर्म हुआ, स्वेदन कर्म के फलस्वरूप आम का विलयन हुआ, जिसके फलस्वरूप विबंध हो गया और इंस्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो गए। अब जो स्वेदन कर्म है, अगर हम मॉडर्न रूप से देखें तो क्या होता है कि जो आम विलयन है वो क्या कर रहा है, जैसे आम विलयन होता है, इट मींस कि जो स्त्रोतोरोध दूर हो गया, जिसको आप वासोडाइलेशन कह रहे हैं। वासोडाइलेशन के फलस्वरूप जो सीक्रेशंस हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं और एक्टिवेट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन, जिसके फलस्वरूप एक्सपेंशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो फ्लैटस हैं, वह क्रिया ठीक हो जाती है और वातानुलोमन की प्रोसेस जो होती है वो पुनः रिस्टोर हो जाती है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो कोष्ठबद्धता है, आटोप है, आगमन है, अनिल मूर्ता है, और जिसे आप कहते हैं विबंध है, ऐसी क्रियाओं से हमें तुरंत ऐसी समस्याओं से हमें तुरंत निजात मिल जाती है। तो जो स्वेदन है वह आम चिकित्सा में अत्यंत लाभकारी है, और यह जो है एक तो प्रधान रूप में हमने देख लिया। कई बार जब हम दोष को शाखा से कोष्ठ में लाएंगे, तो शाखा में स्थित उस सूक्ष्म आमरस को विलयन करने के लिए भी हम स्वेदन कर्म करते हैं। पहले हम स्नेहन करते हैं, जिससे कि वहां पर अभिसंधता की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर वहां पर दोष को बढ़ाकर हम क्या करते हैं कि स्वेदन करते हैं। तो स्वेदन करने से दो आम का विलयन होता है और फिर दोष की गति जो होती है वो शाखा से कोष्ठ की तरफ होती है। वृद्ध्या विषंदनात् पाकात् स्त्रोतो मुख विशोधनात् शाखा मुक्तम मलायांति कोष्ठम वायोचन ग्रहात्, इस प्रकार की कंडीशन कही जाती है। उसके पश्चात अब आ गया, अभी तो हमने स्थूल आमरस की बात कर ली। स्थूल आमरस की हमने अपर जीआईटी में भी हो तो क्या करना है, मिड जीआईटी में हो तो क्या बात करना है, और लोअर जीआईटी में हो तो क्या करना है, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की कंडीशन रखनी है। स्थूल आमरस सद्योवमन, सद्योवमन में आपको कुछ नहीं करना। सद्योवमन में आपने क्या करना है कि 5-6 जो गिलास या 3 से 4 लीटर जो है वो सेंधा नमक मिलाकर जो है रोगी को खाली पेट जो है वो पानी पिला देना है और उसको उल्टी करने के लिए कह देना है। तुरंत उल्टी होगी और रोगी को ऐसा, मैंने श्वास के कई केस में जहां पर कफ उत्क्रोशक स्थिति थी, जहां पर कि रोगी जो था वो उपस्थित दोष की अवस्था में था, यानी कि दोष जो थे वो उपस्थित थे, बाहर निकलने को उत्क्लेशित होने के लिए पहले ही तैयार थे, तो आप उसको सद्योवमन दे सकते हो। यहां तक हमने बात की स्थूल आमरस की। अब हम सूक्ष्म आमरस की बात करेंगे। सूक्ष्म आमरस is the arm which enters into the circulation and spreads all over body, causing pathogenicity. In Sukshma Amras condition, also the treatment varies according to its spread and sthana sanshay. In acute condition,
the arm, though circulation reaches every cell and tissue, and next it settles at any stroto vagunya dhatu. Hence, the treatment varies according to the site of pathogenicity and involves of dosh. If the arm is uniformly spread in all the tissue of the body, if the arm is uniformly spread in all the tissue of the body, Svedan, Langhan, Pachan, Deepan, Karms are useful. Again, I am saying if the arm uniformly spread in all over tissues of the body, Svedan, Langhan, Pachan, and Deepan Karam are useful. Whereas Shodhan Karam are contraindicated. Actually, in acute arm condition, the drug is not helpful in initial stage. Since Agni is in man condition, in such cases, even if you administered the drug, it will not be absorbed and assimilate properly. And the drug itself as arm and aggravates the armwish condition. Hence, primary treatment is Langhan Karam in Sukshma Amras condition unless दोष उत्क्लेश एग्जिस्ट. अगर दोष उत्क्लेश नहीं है तो आपने लंघन कर्म से ही सूक्ष्म आमरस को जो है ट्रीट करना प्रारंभ करना है. राजू भाई को नहीं दिखाई दे रही क्या? हेलो. ब्लैंक स्लाइड है सर ये ना? हाँ, ये तो ब्लैंक स्लाइड है. अच्छा, ओके. ज्यादातर मैंने एक्चुअली में स्लाइड्स ऐसी रखी हैं ताकि जिन विषयों पर हमको बात करनी है उन्हीं पर हम बात करेंगे. लंघन सबसे पहले आता है कि भाई हमको ये बताया गया कि भाई लंघन जो है आपने करना है. तो लंघन जो है, लंघन कर्म इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन आर्म कंडीशन. वी ऑल नो व्हेन इट spread all over the body without having utklesh arm, लंघन acts in two ways. सबसे पहले तो क्या करता है प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से इट स्टॉप्स टू पुट फर्दर लोड ऑन अग्नि. अब आप जो है वो बाहर से कोई भी चीज नहीं डाल रहे हैं तो अग्नि के ऊपर ओवरलोड नहीं होता. तो अग्नि जो पहले ही मंद अवस्था में थी तो वो क्या करती है कि उसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, जिसके कारण इट ब्रेक द चेन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्म बाय कीपिंग ऑफ ऑल द एक्सोजीनस हेतुस. तो लंघन कर्म से क्या हुआ कि आपने बाहर से कुछ भी डालना बंद किया तो मंद अग्नि जो पहले लगातार जो बाहर से आ रहा था और उसको आम बना रहे थे, तो आपने बाहर से जो आम आ रहा था कम से कम उसको तो बंद कर दिया. फिर जो लंघन कर्म का वो क्या करेगा, अब जो बचा हुआ पार्ट है, लंघन अलाउज द अग्नि टू डू पाचन कर्म अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रेंथ. जो भी अग्नि है मंद ही सही, लेकिन जो पड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे पाचन करने का, पचित करने का प्रयास करती है और आम मुक्त होने का प्रयास शरीर अपनी सामर्थ्य के अनुसार करती है. तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि लंघन अलाउज द अग्नि टू डू पाचन कर्म अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रेंथ स्लोली एंड बाय नॉट पुटिंग एडिशनल लोड ऑन इट, हेंस लीडिंग टू सेल्फ रिजॉल्वमेंट ऑफ आर्म. ये लंघन से अपने आप हो जाता है, आपने कुछ भी नहीं दिया. इन सूक्ष्म आमरस कंडीशन लाइक ज्वर एंड आमवात, Langan is prescribed even up to 8 days to allow the existing Agni to do Pachan Karam on its own strength, helping autolysis of arm during the course of time. Langhanam Svedanam Kalo Yavagduktiktuko Rasa
पाचन अन्य विपक्वानाम दोषानाम तृणज्वरे। आपको मैंने ये चिकित्सा सूत्र याद कराया था। और देखिए कि लंघन कर्म जो है, लंघनम स्वेदनम कालो, स्वेदन और काल, आपको इंतजार करना है कितने दिन का? 8 दिन का। अब भाई ये 8 दिन कहां से लेके आए? तो प्रत्येक दिन ऑटोलाइसिस की क्रिया जिसे हम कह रहे हैं, उसमें क्या होगा कि धातुएं 7 हैं और सातों धातुओं में उपस्थित आम का पाचन प्रथम दिन रस धातुगत, द्वितीय दिन रक्त धातुगत, और इस प्रकार से 7 दिन में सप्त धातुगत आम के पाचन क्रिया के फलस्वरूप 8वें दिन अग्नि रीस्टोर होती है, तब यवागु देने का प्रावधान है। तो ज्वर की जो प्रोटोकॉल है वो एक्चुअली में ज्वर की प्रोटोकॉल नहीं है, वो हर उस व्याधि की प्रोटोकॉल है जहां पर आम जो है वो निर्मित हुआ। तो इन लंघन काल, through the enzymatic secretions are in poor condition. Since the chain of arm production is broken by stopping ingestion of food, the existing secretion itself acts as pachankari and dissolve arm. Basing on this principle, 10 type of langhan may be applied in different condition of different etiology of arm on observation of langhan in practice. चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा चतुष्प्रकारा संशुद्धि, 4 प्रकार की संशुद्धि। कौन कौन सी? वमन, विरेचन, आस्थापन और रक्तमोक्ष। चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुत आतपौ पाचन अन्य उपवासा च व्यायामः चेति लंघनम। तो वो ये क्या कह रहे हैं कि बेसिंग ऑन this principle, 10 type of lungs may be applied in different condition of different etiology of arm on observation of lunghan in practice. Laghutva of sharir is obtained by all 10 kams of lunghan. The lunghan varieties include 4 type of संशोधन and पिपासा, आतप सेवन, पाचन, व्यायाम, उपवास। यह जो है अन्य लंघन कर्म है। और जब दोष उत्क्लेश आपको दिखे, ठीक है ना, कफ धातु का संसर्ग दिखे आम में, आम के साथ कफ का संसर्ग यानी कि वात पित्त का ना होकर कफ आम है और कफ दोष क्या दिखता है, जैसा कि श्वास में आपको दिखाई देगा, तो आप सद्यो वमन करा देना, श्वास में करा देना, कफज गुल्म में करा देना, ठीक है। और यदि आपको आम का संसर्ग पित्त के साथ दिखाई दे तो विरेचन करा देना, लेकिन दोष उत्क्लेश की अवस्था आपको दिखनी चाहिए। एक दूसरा लंघन है पिपासा, कि हम किसी भी प्रकार के द्रव को शरीर में अंदर जाने से रोक दें, क्योंकि जल जो है वो जल महाभूत जो है उसकी जो गुण हैं वो कफ के साथ मिलते हैं, गुरु गुण होता है, विषंदन करता है और सबसे अधिक क्या करता है कि क्लेद को उत्पन्न करता है। तो इस क्लेद को उत्पन्न करने के कारण अब आप देखिए, जैसे कि मधुमेह होता है ना, तो मधुमेह उत्पन्न कहां से शुरू होता है? बोधक कफ से शुरू होता है, यानी कि आपकी जिह्वा से। आपको प्यास सबसे ज्यादा कहां लगती है? जिह्वा से, तृष्णा की अधिकता, ठीक है ना। और वो बोधक कफ जब बिगड़ने लगता है तो जिह्वा आपकी जो होती है वो तंतुत्व और अभिसंधु और गुरुता को प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी प्रमेही जिसको की, किसी भी व्यक्ति जिसको की प्रमेय होने वाला हो, उसकी जीभ देख लेना, वो सेंट्रली कोटेड होगी, मोटी होगी, बोधक कफ के बिगड़े हुए को दिखा रही होगी और पॉलीडिप्सी और पॉलीफेजिया इन दोनों कंडीशन को दिखा रही है। कहां तक आ गई? ये जिह्वा तक।
अब बोधक कफ से लेकर हम नीचे गए तो क्लेदक कफ बिगड़ा, और क्लेदक कफ बिगड़ने के पश्चात पैनक्रियाज में गए। तो इस प्रकार से जो रस धातु के वैषम्य से हमें प्रमेय हो गया, तो जिह्वा से दिखाई दिया हमको, और मैं जिह्वा से ही ट्रीट करना शुरू करता हूं प्रमेय को। इसलिए वहां पर क्या होता है कि जो उत्पन्न क्लेद है उसको मिटाने का प्रयास जो है वो मेरा रहेगा। और जैसे जैसे जिह्वा तंतु को पतली तन्वी होती चली जाएगी, रेड होती चली जाएगी, शुगर का लेवल ठीक होना शुरू हो जाएगा, इंटेस्टाइन काम अपना अच्छी तरीके से करने लगेगी, और इंसुलिन जो कि रसशेषाजीर्ण को दिखा रही है वो ठीक होना, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो ठीक होने लग जाएगा। तो पिपासा मुझे कहां देखनी रखनी है? जहां पर सद्रव जनित अग्निमांद्य हो, यानी कि अत्यधिक द्रव के कारण उत्पन्न अग्नि ने विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स या पाचक रसों को तनुता में ला दिया और उनकी क्रिया को मंद कर दिया। यह सद्रव पित्त कंडीशन जहां पर थी, वहां पर मैं पिपासा निग्रह द्वारा, लंघन के द्वारा अपने रोग उद्देश्य की प्राप्ति को करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि अम्ल पित्त की कंडीशन है, वहां पर सद्रव जनित अग्निमांद्य है, सद्रव पित्त कंडीशन है, तो मैं रोगी को क्या कहूंगा कि भाई या तो आप पानी कम लीजिए या सिद्ध जल लीजिए। और आमातिसार की कंडीशन हो, इडीमा या शोथ की कंडीशन हो, और जलोदर की कंडीशन में पिपासा को बिल्कुल निग्रह कर दिया जाता है, जल बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। बहुत हो तो बकरी का दूध एक एक चम्मच जो है बूंद बूंद करके ड्रिप मेथड से दिया जाता है एसाइटिस के केस में। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। नंबर 2, उपवास के बारे में आपसे चर्चा करता हूं कि उपवास का मतलब क्या है कि आपको अनशन पर रख दिया। ऐसा अक्सर लोग समझते हैं कि भाई कुछ ना लेना भी जो है, कुछ ना लेना ही उपवास है। ऐसा नहीं। ओरल इनटेक को बिल्कुल खत्म कर देना। लेकिन क्या होता है, कहीं पर ये लिखा हुआ है कि आप द्रव आहार लेते हैं या अल्प आहार लेते हैं जिसमें कि लघु गुण होता है, वह भी उपवास के अंतर्गत आता है, और यह एक्यूट आम कंडीशन में बहुत लाभदायक होता है, जो कि आम उत्पत्ति को होने से रोकता है। तो यदि आपके पास एक्यूट आम कंडीशन हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना कि पहले 24 घंटे में रोगी को भूखा रखना, अनशन। आफ्टर 24 आवर्स में उसको क्या करना कि द्रव शनलंगन रखना, लिक्विड्स आर टू बी गिवन, और शुद्ध शीत जल, मेडिकेटेड डिकॉक्शन ऑफ अ पाचन द्रव्य, जैसे षडंग पानीय देना है आपको 24 घंटे के बाद। एक दिन क्या रखना है, आपने उसको लंघन पर रख दिया कि भैया आपने एक दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन आपने षडंग पानीय देना है। आफ्टर 48 आवर्स, 24 घंटे के बाद आपने उसको अल्प भोजन देने को कहना, जैसे भाई मूंग के छिलके की दाल, सूप, ऐसा हल्का भोजन लेने को उसको कहना है। इस प्रकार से लंघन चलना है, और वह बहुत ही तीर की तरह काम करता है और आपको बहुत यश दिलाएगा किसी भी प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में, किसी भी प्रकार के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में, किसी भी प्रकार का ऐसा लक्षण जो कि संतर्पण जन्य व्याधियों से उत्पन्न हुआ है, वह उसमें लंघन कर्म जो है वो अत्यंत यशस्वीदायी है और फ्रूटफुल चिकित्सा है। अब जैसे कि आप किस किस कंडीशन में सामरोग हो गए, जैसे ज्वर हो गया, आमवात हो गया, कामला हो गया, श्वास हो गया, शोथ हो गया, उदर हो गया, उदर रोग हो गया, और सूक्ष्म आमरस जो है उससे उत्पन्न डिसऑर्डर्स जैसे कि अजीर्ण हो गए, अल्सक हो गया, आगमान हो गया, आटोप हो गया, अतिसार हो गया। और लघु आहार, अब आप कोई पूछेगा कि 48 घंटे के बाद आपने जो लघु आहार दिया है वो कितनी देर तक देना है? जब तक कि
अग्नि जो है वो साम्य नहीं हो जाती। साम्य अग्नि का मतलब क्या होता है कि वातानुलोमन होने लगे और शरीर में लघुता की प्राप्ति हो जाए, ठीक है ना। उस समय तक आपने रोगी को जो है लघु अन्न देना है और साथ में आम पाचन ड्रग भी जो है वो साथ में देनी है, जिसकी जो कि त्रिविध रोग मार्ग पर काम करेगी। कोष्ठाश्रित पर भी करेगी, शाखाश्रित पर भी करेगी और मध्यम आभ्यंतर, बाह्य और मध्यम तीनों रोगों में काम करेगी। फिर उसके पश्चात आता है व्यायाम। व्यायाम से क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो दोष क्षीण हो जाते हैं और अग्नि की वृद्धि होती है। ये व्यायाम का लाभ है। अगर आप मात्रा शीतीय अध्याय देखेंगे तो वहां पर व्यायाम के लाभ में लिखा हुआ है। उचित रूप से अर्धबल व्यायाम यदि आप करते हैं, अब क्योंकि व्यायाम जो है वो क्या है, वह मतलब व्यायाम करेंगे तो आप यानी कि अपनी मसल्स को और उसको, तो यानी कि शाखाश्रित रोग और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यदि सूक्ष्म आमरस जो है वो संधियों में गया हुआ है, सिरा में गया हुआ है, स्नायुओं में गया हुआ है, मध्यम रोग मार्ग में है, शाखाश्रित है या स्किन में गया हुआ है, किसी भी प्रकार का कुष्ठ रोग है, उस अवस्था में व्यायाम जो है वो अत्यंत लाभदायी होता है। यानी कि बाह्य रोग मार्ग और मध्यम रोग मार्ग या शाखाश्रित रोगों में व्यायाम जो है वो करना चाहिए। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? जी हाँ सर। जी सर, जी सर। हाँ जी अब दीपन पाचन, लंघन के बाद आप दीपन पाचन पर आ गए तो usually deepan pachan terms are in sequence but in some condition. Role of pachan is first and foremost whereas deepan is later. आपने ये ध्यान में रखना है, पहले पाचन करना है फिर दीपन करना है। और जब लिखा जाता है तो क्या करता है कि हम दीपन पाचन कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे करते हो, पहले दीपन करते हो फिर पाचन करते हो या क्या करते हो, लेकिन आपने ये याद रखना है कि पहले आपने पाचन करना है और फिर दीपन करना है। अब हमको ये मालूम है कि दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं। एक तो क्या होता है कि थेरापेटिक इफेक्ट होता है और एक प्रोलिफरेटिक इफेक्ट होता है, या प्रोफाइलेक्टिक कहते हैं एक को, एक थेरापेटिक कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं ना। तो जो पाचन है वह क्यूरेटिक एस्पेक्ट में लिया जाता है। द पाचन इज प्रीमियर इन क्यूरेटिव एस्पेक्ट। और दीपन जो है वो किसके में आएगा, प्रोफाइलेक्टिक एक्ट में। जैसे कि अगर हम ये देखें तो जो आपका आयुर्वेद का उद्देश्य है या प्रयोजन है, प्रयोजनम च अस्य स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम वो दीपन के अंतर्गत है। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, तो पाचन आतुरस विकार प्रशमनम के लिए है। जब व्याधि हो गई तो पाचन करना है, उसके बाद दीपन करना है। और मुझे व्याधि हो ही ना तो मैं अपनी अग्नि को इग्नाइट रखूं, दीपनीय स्थिति में रखूं, तो दीपन लगातार लेता रहूं। लेकिन यदि व्याधि हो गई तो पहले मुझे आम का पाचन करना होगा, फिर दीपन करना होगा। पाचन जो है वो पूर्णतः आग्नेय द्रव्यों के द्वारा किया जाता है। पाचन द्रव्य एक्ट इन बोथ कंडीशंस ऑफ स्थूल आमरस एज वेल एज सूक्ष्म आमरस and in all some condition of all marks uniformly. Since Pachandra possesses Tikshna Ushna Gun, it easily opposite or combat with the Am Gun by which Stroto Vibandhakar is Gun is या Stroto Bandh Karitva is removed.
आम is the main factor in Stroto Avrodh, as we know, all know. And in Dosha Prakop, which is dissolved by Pachan and Drava, whereas Am is predominant of Prithvi, Aap, Gun, and Pachan, as I told you, Pachan is Agni. Different Pachan Drav acting at various levels of Agni. And various levels of धातु will be वो किस तरीके से काम करते हैं, जैसे रस पाचक है, रक्त पाचक है, मांस पाचक है, मेद पाचक है। जब द्रव्य योजना जो नेक्स्ट चैप्टर है जिस पर मैं बात करूंगा आपसे, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कहां से आपको किस प्रकार से उसको करना है। तो कुल मिलाकर बात क्या निकली कि संशोधन हमको वहां करना है जहां पर दोष उत्क्लेश की स्थिति हो, और शमन यानी कि दीपन पाचन वहां करना है जहां पर दोष उत्क्लेश की स्थिति नहीं थी। और जो आम था वो संपूर्ण शरीर में सूक्ष्म रस, आम रस के रूप में संपूर्ण शरीर में फैला हुआ था। उपवास जो है वह फर्स्ट फेज में और सब एक्यूट आम कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। व्यायाम जो है वो मस्कुलोस्केलेटल यानी कि और स्किन डिसऑर्डर्स में यानी कि शाखाश्रित और मध्यम रोग मार्ग में अच्छा काम करता है। पाचन द्रव्य जो है वह त्रिदोष रोग मार्ग में स्त्रोतो विबंध को तोड़ता है। वो विभिन्न प्रकार के पाचन योग जब हम आगे पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। अभी बहुत बच गया, इतना ही हो पाया, तो रखें। ये संशोधन क्रम चलना है, फिर रोग मार्ग चलने हैं। आज इतना ही रखें फिर, है? जी सर। यस सर। बहुत है सर। छोटा सा क्वेश्चन था सर इसमें ना। एक मिनट। यहाँ तक मनीष जी का एक सवाल है, उस किसी और को ना समझ में आया हो तो? जी सर, मैंने भी पूछना है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर सवाल जवाब शुरू करते हैं। सर आपने कहा था कि अम्ल पित्त में कम पानी लेना चाहिए, जलोदर में बिल्कुल पानी नहीं लेना चाहिए। सर जी, एक आपने ना अतिसार के बारे में भी बोला था सर, उसके लिए हम्म। तो लाइन मिस होगी सर मेरे ध्यान से। व्हाट वाज दैट सर? देखिए अतिसार में क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो अग्निमंद की स्थिति है वो पाचक पित्त जो है वो बिगड़ा है और पित्त का द्रवगुण बढ़ा हुआ है ना। बहुद्रव शरणम गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारहा, ऐसा कहते हैं ना। ठीक। तो जब द्रव धातु बढ़ी हुई है तो आप और यानी कि एंजाइम जो हैं वो बहुत ही डाइल्यूट हुए पड़े हैं, और उस मंदाग्नि के फलस्वरूप द्रव जनित अग्निमांद के फलस्वरूप आपको अतिसार हुआ। तो आप जैसे पानी बंद कर दोगे तो वो जो कीचड़ मचा हुआ है वो धीरे धीरे सूख जाएगा, क्लेद बंद हो जाएगा और सीक्रेशंस आ जाएंगे और मल जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। ओके सर, ठीक है जी, थैंक यू सर। डॉक्टर वो दूसरे कौन थे अपने? विक्रांत जी। सर एक महर्षि चरक जी का श्लोक है, दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचन है जिता संशोधन है ऋतु न तेषां पुनरुद्भवा। तो इसमें हाँ जी, इसमें अगर हम ये लंघन पाचन चिकित्सा करते हैं, हमें इसमें टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा या परमानेंट रिलीफ मिलेगा पेशेंट को, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि महर्षि चरक ने ऐसा लिखा हुआ है कि दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचन। क्या होता है कि हम अक्सर क्या करते हैं कि जैसे कि आप ये देखोगे कि मैं आपको दो उदाहरण देता हूं जी। अगर आप गृहिणी का शुरुआत देखेंगे ना माधव निदान में, तो लिखा हुआ है अतिसारे निवृते अपि मंदाग्ने रहित आशना भूयम संदिशो वहीनम गृहिणी भी दूषिये।
यानी कि आपने किसी को क्या किया, मेट्रोजिल दी, उसको अतिसार हुआ था और आपने मेट्रोजिल दी, या आपने टिनिडोजोल दिया, या ऑर्निओ दिया, या आपने जाति फलादी चूर्ण दिया, कोटज घनवटी दी, और वो रोगी 2 दिन में उसका दस्त ठीक हो गया। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, उस रोगी को उसकी चिकित्सा नहीं की, उसने अपने आप को ध्यान में नहीं लिया, और अगले दिन जाके तीसरे दिन वो समोसा खाने लग गया। तो अग्नि बिगड़ने लगी, क्योंकि अग्नि तो रीस्टोर हुई नहीं थी। दस्त का मात्र ना निकलना ही जो है, अतिसार की कंडीशन क्यों उत्पन्न हुई थी, क्योंकि सद्रव पित्त जो था वो बढ़ा हुआ था। हम हमेशा ही ऐसे करते हैं कि क्या हुआ कि अग्नि तो मंद थी, और वो लगातार बार बार ऐसा होता है कई लोगों को। फिर वो क्या करते हैं कि भाई मुझे तो सर दर्द होता है तो मैं क्रोसिन ले लेता हूं, ये क्या, ये शमन चिकित्सा है। पर शमन चिकित्सा का भी एक उद्देश्य है कि कब तक आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या कहा था आपको, कि तब तक जब तक कि अग्नि जो है वो साम्य स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक। 2 दिन के लिए नहीं, फर्स्ट 24 ओवर 40 ओवर नहीं। अब दूसरा उदाहरण आपको मैं देता हूं कि ये अतिसार जो था वो ग्रहणी में बदल गया, और यही ग्रहणी जो है वो अर्श में बदल जाएगा। ठीक है। अगर आप, और आप क्या करते हो कि जैसे मान लो किसी को ब्लीडिंग हो रही है, आपने उसको रक्त स्तंभक टैबलेट दे दी, लेकिन आपने क्या अग्नि को रीस्टोर करने के लिए कहा कि भाई अभी 15 दिन तक आपने हल्का खाना खाना है और कॉन्स्टिपेशन ना होना है, इसलिए आपको मुझे आपकी अग्नि को रिस्टोर करना पड़ेगा, इसलिए 15-20 दिन लगेंगे आपको। हम नहीं कहते किसी को। अब एक और देखिए, दोषो अल्पो अहित संभूतो जरोत सृष्टस्य वापना धातु मन्यतम प्राप्त करोति विषम ज्वरम। दोष अल्प अवस्था में थे, आपने पैरासिटामोल दी, पैरासिटामोल देते ही फीवर उतर गया, ज्वर की चिकित्सा हो गई क्या? नहीं। रस धातु भी दुष्ट थी। अब आपने क्या किया कि वो रोगी फिर जो है वो मिथ्या आहार विहार करने लगा, दोषो अल्पो अहित। अब जो फीवर है वो कहां चला जाएगा, वो धातु में चला जाएगा, रस धातुगत हो जाएगा, रक्त धातुगत हो जाएगा, मांस धातुगत हो जाएगा, मेद धातुगत हो जाएगा। तो चरक हमको शमन चिकित्सा तब तक करनी है जब तक कि अग्नि रिस्टोर नहीं हो जाती। लक्षण को मात्र बंद कर कर चिकित्सा बंद कर देना नहीं, धातु साम्य रिस्टोर करना हमारा कर्तव्य है। धातु साम्य करो तन मात्र से प्रयोजनम, प्रथम अध्याय में लिखा हुआ है कि आपको धातु साम्य प्राप्त करना है। वेदर यू अचीव्ड बाय शोधन और यू अचीव्ड बाय शमन, अग्नि को साम्य अवस्था में लाकर। मेरे गुरु जो थे सुरानी सर, उन्होंने आज तक कोई वमन कोई विरेचन नहीं दिया, क्योंकि वो इस कंसेप्ट को ही नहीं मानते थे। बड़े अजीब, वो कहते थे कि भाई वमन विरेचन जो है वो तो अपने आप ही हो जाते हैं। तो वो तो अग्नि को रिस्टोर करते थे, वापस वहीं पर अग्नि को लाकर स्थापित कर देते थे और सिद्ध कर देते थे। मंदिर में लाकर मूर्ति को स्थापित किया, अग्नि का जो स्थान है वहां पर लाकर अग्नि को स्थापित किया और ठीक हुआ काम। ठीक है ना। तो लाक्षणिक चिकित्सा, हम लोग लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं ना। आपके पास आया पेशेंट, फिर आपने कहा, फिर वो कहता है, वो रोगी हमको रोज ही कहेगा जी मुझे तो दर्द हो रहा है, मुझे तो दर्द हो रहा है। फिर इसलिए क्या होता है कि वो दर्द शामक चिकित्सा करते हैं हम, किसी भी तरह से दर्द मिट जाए, बाकी तो बाढ़ में जाए, कोई मतलब नहीं। ये जो टेंडेंसी समाज में उत्पन्न हुई ना, तो शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा दोनों में ही हमने अग्नि को साम्य अवस्था में लाना है। हाँ जी, हाँ जी सर, इसमें बहुत ये एक मुश्किल काम नहीं है कि पेशेंट को मतलब आपने ऑब्जर्व करना है मतलब जब तक वो उसकी अग्नि साम्य नहीं हो जाती। मान लीजिए हमने लंघन करा दिया पेशेंट को, 8 दिन का लंघन करा दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो अपनी लाइफ में बड़ा देखा है, जो संशोधन कर्म कराते हैं ना, उसमें हीन योग, मिथ्या योग, अति योग मोस्ट ऑफ दी लोग करते हैं, कई बार अटेन नहीं हो कर पाते और तकलीफ में ले आते हैं। दूसरी बात ये है कि शोधन मुझे करना कब है? शोधन मुझे बहुदोष की अवस्था में करना है। माइल्ड और मॉडरेट में तो शमन ही लिखा हुआ है। जी सर।
बिल्कुल, हाँ बहुदोष अवस्था में मुझे झक मार के शोधन देना पड़ेगा, क्योंकि शमन अवस्था में से शमन के द्वारा, शमन का मतलब क्या है कि जो जहां है उसको वहीं बैठा दिया जाए, यही ना। वो किस लेवल जी पर कर सर, सकते हो आप? कोष्ठ के लेवल पे ही तो कर सकते हो, जी शाखा के सर, लेवल पे तो कर ही नहीं सकते। शाखा जी, के जी, लेवल पर तो आपको शोधन ही करना पड़ेगा। जब एक बार सूक्ष्म आमरस सर्कुलेशन में आ गया, यू हैव टू डू द शोधन। जी, बिल्कुल, हाँ जी।